नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आज हम लेकर आए हैं कांग्रेस में किस्सा अध्यक्ष पद की कुर्सी का। अध्यक्ष पद के लिए 22 साल बाद चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस में। खड़गे थरूर से आगे दिख रहे हैं, उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। बहरहाल चुनाव परिणाम जो भी हो, इसका असर देश की राजनीति और कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार की चली आ रही लंबी परंपरा पर पड़ना तय है। वैसे कांग्रेस के इतिहास में यह केवल 5वीं बार है जब चुनाव प्रक्रिया से कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाएगा। इसके पहले सिर्फ 4 बार ही कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे आजादी के बाद और आजादी से पहले के वो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव जिन्होंने देश की राजनीति ही बदल कर रख दी। नेहरू सेलेक्ट हुए, इंदिरा सेलेक्ट हुई, राजीव सेलेक्ट हुए, राहुल सेलेक्ट हुए, सोनिया पहले सेलेक्ट हुई, फिर बाद में वो इलेक्ट हुई। 137 साल से कांग्रेस की गाड़ी चल रही है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए इम्तिहान कई सालों के बाद होते हैं। 137 साल का कांग्रेस अध्यक्ष पद का इतिहास इलेक्शन और सिलेक्शन के बीच ही झूलता रहा। अब देश की सबसे पुरानी पार्टी में कई सालों बाद एक बार फिर अध्यक्ष पद का इलेक्शन आया है। चुनाव अपने स्थान पर है, चुनाव होंगे 17 तारीख को। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। कांग्रेस एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है। वो 17 तारीख को चुनाव होंगे। आप देखेंगे कि जिन सब लोगों ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी में व्यतीत किया है वो सारे आज यहाँ पे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी हम सबकी प्रेरणा स्रोत हैं। उनका साहस, उनका बलिदान, उनका जीवन, उनकी कार्यशैली हर कांग्रेस जन, आम जनमानस के लिए प्रेरणादायक है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा चुनाव किसी राजनीतिक दल में नहीं होता है। कांग्रेस का ये इतिहास है, कांग्रेस की ये परंपरा रही है कि हम लोग बिल्कुल चुनाव को चुनाव की तरह लेते हैं। चुनाव आया है तो रोमांच भी लाया है। जितना जोश कांग्रेस में है उससे कहीं ज्यादा चर्चा विपक्षी खेमे में है। जब से शुरू हुई है यात्रा तब से देखिए हमारा चल रहा सेवा पखवाड़ा, इनके यहाँ चल रहा अध्यक्ष पद का अखाड़ा। अरे हम बचपन में सुनते थे, कांग्रेस कहती थी सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है। जनता ने दिखा दिया सरकार चलाना किसको आता है। अब क्या नारा हो गया, केवल परिवार से नाता है और बच बच के निकलना आता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई विचार रह गया है क्या? बताइए, कोई विचार रह गया है क्या? विचारशील पार्टी अगर कोई है और विचारों के प्रति समर्पित पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये इनके अध्यक्ष हैं, ये इनके अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी। एक लाइन का आया था कि इनको अध्यक्ष पद कुछ सालों के लिए और मिल गया है। कहां से नॉमिनेट हुए, किस इकाई ने नाम लिया, किसने बम्पर वोट से जीते, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी हमारे अध्यक्ष के अखाड़े को लेकर। अशोक गहलोत को तैयार किया था, फिर वापस गया। अब 3 जने जो है उसमें कोई अथॉरिटी कांग्रेस की कोई बची नहीं है। एक तरफ 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो दूसरी तरफ 66 साल के शशि थरूर हैं। गांधी परिवार ऑफिशियली इससे दूर है। देखिए, मैं गांधी परिवार से बात की, उन्होंने मुझे कहा, सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका, सारे ने कहा देखिए हमारे पास कोई ऐसे आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है, हम खुद तो निष्पक्ष रहेंगे और आप आगे हिम्मत से लड़िए। तो मैं इसी स्पिरिट में मैं आगे चला हूँ। मुझे पता है कि कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ लोग शायद दूसरों को फोन करके कह रहे हैं कि ऐसे मत कर, थरूर साहब के पास मत जाना क्योंकि गांधी परिवार संतुष्ट नहीं होंगे। ये तो सही नहीं है। दोनों को मिल के लड़ना है। हम दोनों एक ही घर के लोग हैं। जब एक ही घर के लोग हैं, एक दूसरे के खिलाफ कौन लड़ने का सवाल नहीं है। हम दोनों मिलके उनके खिलाफ लड़े।
खड़गे गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं तो थरूर बदलाव की बात करते हैं, लेकिन चुनावी जंग में कोई किसी के खिलाफ नहीं है। अगर आपका मन अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ऐसे ही निरंतर कंटिन्यू करते रहे जैसे हम कुछ सालों से देखे हैं पार्टी में, तो नेचुरली मुझे आपका वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बदलाव क्या उम्मीदवार हूँ, मैं परिवर्तन के लिए खड़ा हूँ। वैसे भी मेरे ख्याल में अगर खारगे साहब जीते या मैं जीते, अंत में कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। ये चुनाव तो कांग्रेस की मजबूती के लिए है और मैं इसमें तो बिल्कुल लगा हूं। और आपको पता है कि 9 दिन बाकी है। इस 9 दिन में पूरा जितने भी लोगों से मिल सके, संपर्क कर सके, मैं कर रहा हूं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनावों की कहानी 1939 से शुरू होती है। 1939 में अध्यक्ष पद के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया आमने सामने थे। 1950 में जेबी कृपलानी और पुरुषोत्तम दास टंडन के बीच मुकाबला हुआ। 1997 में एक कुर्सी के 3 दावेदार बने। मुकाबला त्रिकोणीय हुआ। सीताराम केसरी बनाम शरद पवार बनाम राजेश पायलट। 2000 में कुर्सी की लड़ाई जितेंद्र प्रसाद और सोनिया गांधी पर आई। अब एक बार फिर कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव का बिगुल बज गया है। मौजूदा चुनाव से 22 साल पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, जिसके बाद सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इसके बाद से चुनाव नहीं हुए। वैसे सोनिया गांधी गांधी नेहरू परिवार की वो पहली सदस्य थी जिन्हें पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव लड़ना पड़ा। सोनिया गांधी को पार्टी के अंदर परिवार के विश्वास पात्रों से ही मिल रही कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद का चुनाव तो 2000 में लड़ा, लेकिन ये कहानी शुरू होती है उससे काफी पहले से। 21 मई 1991 श्री पेरुम्बदूर। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करते समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। उस समय सोनिया गांधी को राजनीति में आने के लिए मनाया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कांग्रेस चुनाव तो जीत गई, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर सकी। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए। तब वो प्रधानमंत्री भी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी। लेकिन 5 साल बाद 1996 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। बीजेपी को 161 सीटें मिली, कांग्रेस को 140। सोनिया गांधी अभी भी राजनीति से दूर थी। फिर 1997 में एक समय ऐसा आया जब सोनिया गांधी को लगने लगा कि उन्हें अब राजनीति में आना ही होगा। 27 दिसंबर 1997 को वो पहली बार कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय अकबर रोड पहुंची और उन्होंने वहां पार्टी की सदस्यता आवेदन को भरा और कहा कि 1998 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए वो प्रचार करेंगे। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी थे। दिसंबर 1997 में सोनिया गांधी कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने तमिलनाडु में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। चुनाव क्षेत्र में आकर मेरा मन उनकी यादों से भर आता है। जनवरी 1998 को इंडिया टुडे मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में सीताराम केसरी ने सोनिया गांधी को कांग्रेस का सेवियर बताया था। हमने कई बार कहा, उन्होंने माना नहीं। ये उनकी इच्छा पर है, जब चाहेंगे तब स्वागत है। ये वो वक्त था जब पार्टी के अंदर सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की मांगे उठने लगी थी। 14 जनवरी 1998 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास करके सीताराम केसरी से अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कहा। सोनिया गांधी बिना चुनाव के ही कांग्रेस अध्यक्ष बन गई। I feel overwhelmed by the confidence you have reposed in me by electing me as the chairperson of the Congress Party in Parliament. I will endeavour to measure up to the responsibilities which this position imposes. 5 साल के लिए इस परिवार के बाहर के एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना करके देख लीजिए। देश को पता है सीताराम केसरी दलित पीड़ित शोषित समाज से आए हुए व्यक्ति को पार्टी के अध्यक्ष पद से कैसे हटाया गया, कैसे बाथरूम में बंद कर दिया गया था,
कैसे दरवाजे से निकाल करके उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया था और मैडम सोनिया जी को बिठा दिया गया था, ये इतिहास हिंदुस्तान भली भांति जानता है। साल 2000 कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की घोषणा की गई। उम्मीद की जा रही थी कि सोनिया गांधी सर्वसम्मति से ये चुनाव जीत जाएंगी। अध्यक्ष तो वो थी ही। कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ कौन उम्मीदवार मैदान में आएगा। 9 नवंबर 2000 को वोटिंग का दिन तय हुआ था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन 29 अक्टूबर को शाहजहांपुर से सांसद जितेंद्र प्रसाद ने पर्चा दाखिल करके सबको चौंका दिया। उन पर नामांकन वापस लेने का काफी दबाव डाला गया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। असल में जितेंद्र प्रसाद जी मन से लड़ना नहीं चाहते थे। दरअसल जब जितेंद्र प्रसाद जी जो थे वो नरसिम्हा राव के बड़े करीबी थे और नरसिम्हा राव के इतने करीबी थे, उनके राजनीतिक सचिव भी थे कि जो कांग्रेस का जो असंतोष ग्रुप था जिसमें अर्जुन सिंह वगैरह शामिल थे, नरेंद्र तिवारी, वो उनसे काफी ज्यादा नाराज था जितेंद्र प्रसाद से। तो जितेंद्र प्रसाद ने किसी तरीके से करके, जैसा मैंने जिक्र किया, सीताराम केसरी से उन्होंने अपनी दोस्ती गांठ ली थी और केसरी जी के समय वो उपाध्यक्ष हो गए थे। लेकिन जब सोनिया गांधी आई तो कांग्रेस में पूरा प्रेशर आया। जो कांग्रेस तिवारी जो एक कांग्रेस का खेमा था जिसमें फतेहदार, मोहसिन आकिब भाई, शीला दीक्षित, अर्जुन सिंह, नरेंद्र तिवारी वगैरह थे, वो कांग्रेस में वापस आए और उन्होंने एक प्रेशर डाला कि जितेंद्र प्रसाद को हाशिए पे किया जाए। अब जीती जो कहलाते थे जीती बाबू, उन्होंने अपना थोड़ा सा कद दिखाने के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और उनको ऐसा दिग्विजय सिंह और कई लोगों ने, नटवर सिंह ने उनको ऐसा आश्वासन दिया कि आप जो है आखिरी समय हम आपका पर्चा वापस करवा लेंगे और सोनिया जी आपको शाम की चाय पे बुलाएंगी और आप सोनिया जी के समर्थन में खड़े हो जाएगा। वो चाय का न्योता 10 जनपद से नहीं आया। तो वो क्योंकि कह चुके थे, राजा आदमी थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्हें अपनी खुद स्वयं से पीछे हटना अच्छा नहीं लगा और चुनाव में गए, चुनाव लड़ा। 9 नवंबर को वोटिंग के दिन देश भर में कांग्रेस की सभी प्रदेश इकाइयों में जोर शोर से वोटिंग हुई। ये तय माना जा रहा था कि सोनिया ही चुनाव जीतेंगी, लेकिन एक उत्सुकता ये भी थी कि जितेंद्र प्रसाद कितने वोट हासिल करेंगे। आखिरकार जब वोटों की गिनती हुई तब सोनिया को 7,448 वोट मिले और जितेंद्र प्रसाद को 94। चुनावों के महज 2 महीने बाद ही जितेंद्र प्रसाद की दिल्ली में अचानक बीमारी से मृत्यु हो गई। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी की कमान और प्रधानमंत्री की कुर्सी नरसिंह राव के पास आई। नरसिंह राव पर पार्टी के अंदर से ये आरोप लगते रहे कि वो प्रधानमंत्री चाहे जैसे हो, लेकिन पार्टी संगठन की मजबूती के लिए कुछ नहीं कर पाए। उसी दौर में पार्टी के तमाम असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी थी। ऐसे में तय हुआ कि पार्टी अध्यक्ष के चुनाव कराए जाएं और ऐसा नेता चुन लिया जाए जो पार्टी को आगे ले जा सके। ये चुनाव 3 कद्दावर नेताओं के बीच लड़ा गया। आजादी के कई दशकों बाद भी कांग्रेस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री के पद 2 अलग अलग लोगों के पास नहीं हुआ करते थे। जब गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति भी कभी कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करता था, तब भी फैसले बतौर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू या इंदिरा ही लिया करती थी। लेकिन 1991 इससे अलग था। राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। अगले साल वो कांग्रेस अध्यक्ष भी चुन लिए गए। लेकिन जानकार मानते हैं कि सोनिया गांधी और पीवी नरसिम्हा राव में कई मुद्दों को लेकर मतभेद था, जिसमें मुख्य था नरसिम्हा राव का हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देना जिसमें बोफोर्स मामले में राजीव गांधी के खिलाफ सीबीआई केस को उच्च न्यायालय ने खत्म कर दिया था। बोफोर्स जो था वो एक तरीके से सोनिया गांधी के लिए दुखती रग थी, क्योंकि उनके स्वर्गीय पति का नाम था, कांग्रेस पे इतना बड़ा इल्जाम लगा था। नरसिम्हा राव जो थे वो व्यक्तित्व जो उनका था वो झगड़ालू नहीं था, लेकिन क्या होता है जब वो प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस अध्यक्ष भी थे तो उन्हें जैसे एक अपने बारे में मुगालता हो गया कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और वो उन्होंने कांग्रेस के दूसरे लोगों को इतना नहीं समझा। और जितेंद्र प्रसाद और जो उनके बहुत सारे विद्याचरण शुक्ला जो उनके राजनीतिक संकट मोचक थे, उन्होंने एक तरीके का, और दक्षिण भारत से और भी कई नेता थे, उन्होंने इस तरह की हवा गुब्बारे में से हवा भरने लगे नरसिंह राव को कि आप ये क्या, ये 10 जनपद की क्या बात है, सोनिया गांधी फैक्टर क्या बात है, हर चीज में आप वो करते हैं, अपने आप को दिखाइए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आप अपनी मन मर्जी चलाइए। 1996 में कांग्रेस चुनाव हारी तो नरसिम्हा राव ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया। यहां से एंट्री हुई सीताराम केसरी की।
सीताराम केसरी आजादी की लड़ाई में भूमिका निभा चुके थे। वो बिहार कांग्रेस के एक युवा नेता थे, कई बार जेल जा चुके थे। 1973 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और 1980 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर बने। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव सरकार में वो मंत्री रह चुके थे, यानी गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे। 1997 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला त्रिकोणीय हुआ। सीताराम केसरी के सामने थे शरद पवार और राजेश पायलट। कहा जाता है कि इस चुनाव में अपनी जीत को लेकर सीताराम केसरी इतने आश्वस्त थे कि वो अपने बंगले से पूरे चुनाव के दौरान बाहर ही नहीं निकले, जबकि उनके सामने शरद पवार और राजेश पायलट एग्जीक्यूटिव जेट्स में देश के कोने कोने में जाकर पीसीसी के डेलीगेट से मिलते थे ताकि वो उनको वोट करें। वहीं केसरी अपने सोफे पर बैठे बैठे देश भर में अपने छत्रपों को फोन घुमाकर अपने लिए वोट जुटा लेते थे। तो केसरी जी कहते थे कि देखो तमाम प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मेरे नाम पे, मैंने अपने हस्ताक्षर से उन्हें अध्यक्ष बनाया है या वो मुझे आकर के रिपोर्ट करते हैं। वो केसरी जी अपनी जीत को लेके बहुत ज्यादा आश्वस्त थे और उन्होंने जितेंद्र प्रसाद को, जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको उपाध्यक्ष भी बना दिया था। तो उन्हें पता था कि उत्तर प्रदेश के वोट जो है, जो करीब 1200 के करीब थे, वो उनकी झोली में है। 9 जून 1997 को चुनाव की तारीख रखी गई, जब 8000 से ज्यादा पीसीसी सदस्यों को अध्यक्ष के लिए वोट करना था। सीताराम केसरी ने ज्यादातर पीसीसी में अपने लोगों को ही लगवा रखा था। उत्तर भारत में केसरी के 1730 पीसीसी समर्थक थे, जबकि 457 खिलाफ थे। पूर्व में 1420 समर्थक थे, 768 खिलाफ थे। पश्चिम में 575 समर्थन में थे, 653 खिलाफ थे। दक्षिण में 940 पीसीसी सदस्य समर्थन में थे, जबकि 790 सदस्य खिलाफ थे। नामांकन के आखिरी दिन केसरी के समर्थन में 67 नामांकन पेपर्स थे, तो पायलट और पवार के पास सिर्फ 3 थे। शरद पवार ने अपना थोड़ा सा जो उनमें दमखम है दिखाया, वो विभिन्न राज्यों में जाने लगे, वहाँ काफी उन्हें समर्थन मिलने लगा। राजेश पायलट भी, जैसे अभी शशि थरूर कर रहे हैं, नएपन की उन्होंने बात करी। और तो फिर क्या हुआ कि जैसे मुझे स्मरण है कि जितेंद्र प्रसाद भोपाल आए तो उनको पार्टी का ऑफिस बंद मिला। उस दिन कोई ताला बन के चल करके चला गया। कई और राज्यों में उन्हें काले झंडे दिखाए गए, तो चुनाव बड़ा एक कड़वाहट उसमें आ गई। केसरी के समर्थन में जीबी पटनायक, माधवराव सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, ए.के. एंटनी, वीरभद्र सिंह, एस.बी. चौहान, जी वेंकटस्वामी, विद्याचरण शुक्ल और भजन लाल थे। चुनाव के परिणाम आए तो राजेश पायलट को 354 और शरद पवार को 882 वोट मिले, जबकि केसरी को 6227। चुनाव के बाद एक इंटरव्यू में सीताराम केसरी ने शरद पवार और राजेश पायलट पर तंज कसते हुए कहा था, देखा मैं कहता था हवाई यात्रा के अपने नुकसान है। आम कांग्रेसी अपने नेता को इतनी ऊंची लाइफस्टाइल में नहीं देखना चाहता। 1997 में सीताराम केसरी चुनाव के जरिए पार्टी अध्यक्ष चुने गए थे। केसरी से पहले कांग्रेस का अध्यक्ष 47 साल पहले चुनाव प्रक्रिया के बाद चुना गया था। इस बीच नेहरू, इंदिरा, राजीव सबका कार्यकाल समाप्त हुआ। 1950 में हुआ यह चुनाव भी ऐतिहासिक था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समर्थित प्रत्याशी आचार्य कृपलानी को हार का मुंह देखना पड़ा था। 1950 में कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने थे। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी एक नाम पर सहमति बनाना चाहते थे। पुरुषोत्तम दास टंडन उस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन 1948 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हार चुके थे। नेहरू पुरुषोत्तम दास टंडन को इलाहाबाद के दिनों से जानते थे, लेकिन नेहरू वैचारिक तौर पर टंडन को पसंद नहीं करते थे। टंडन लंबी दाढ़ी वाले एक रूढ़िवादी छवि के नेता थे, जो हिंदू परंपराओं में अटूट विश्वास रखते थे। वो राज ऋषि के नाम से लोकप्रिय थे, हिंदुओं से जुड़े मुद्दों पर क्लियर स्टैंड रखते थे। नेहरू की नजर में उनकी छवि एक हिंदूवादी नेता की थी। शंकर राव देव भी इस चुनाव में एक उम्मीदवार थे। लेकिन जब पुरुषोत्तम दास टंडन ने नामांकन दाखिल किया तो नेहरू चौंक गए। उन्होंने टंडन को समझाने के लिए एक पत्र लिखा। 8 अगस्त 1950 को लिखे गए इस पत्र में पंडित नेहरू लिखते हैं, ये हमारी बदनसीबी है कि पिछले 2-3 साल में हम एक दूसरे से कुछ हद तक दूर हो गए हैं। शायद आप ऐसा सोचते हैं कि मैं जो कुछ करता हूं वो गलत है। मैं भी आपके भाषणों को सुनकर हैरान और परेशान हूं।
कि आप भारत में ऐसी ताकतों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो देश के लिए खतरनाक हैं। बदनसीबी से आप देश के कई लोगों के लिए सांप्रदायिकता की मिसाल बन गए हैं। 1950 में जो पुरुषोत्तम दास टंडन और जवाहरलाल नेहरू के बीच में अघोषित तरह से तनातनी हुई, उससे कांग्रेस में बहुत ज्यादा गुटबाजी बढ़ गई, क्योंकि हर आदमी सरकार में आ नहीं सकता था। जो उस संगठन में थे उन्हें लगता था कि हमारी कोई पूछ परख नहीं है। टंडन ने 12 अगस्त को नेहरू के पत्र का उत्तर दिया। उन्होंने लिखा, हम बहुत से सवालों पर एकमत रहे, अनेक बड़ी समस्याओं पर साथ काम किया है, पर कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर हमारा दृष्टिकोण एक नहीं है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना और देश का विभाजन इसमें सबसे प्रमुख है। पंडित नेहरू पुरुषोत्तम दास टंडन की उम्मीदवारी से इस हद तक खफा थे कि उन्होंने अपने भाषणों में कहना शुरू कर दिया था कि अगर टंडन जीते तो वो इस्तीफा दे देंगे। इस दौरान पंडित नेहरू के सलाहकार रफी अहमद किदवई थे। किदवई मानते थे कि टंडन की ईमानदार छवि उनको चुनाव जिता सकती है। किदवई सबसे पहले पट्टाभी सीतारमैया के पास उम्मीदवार बनने का प्रस्ताव लेकर गए। सीतारमैया टंडन को 1948 में हरा चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने मना कर दी। फिर किदवई ने नेहरू को सलाह दी कि वो खुद उम्मीदवार बन जाएं, लेकिन नेहरू को डर था कि पटेल से उनके रिश्ते उनकी उम्मीदवारी से बिगड़ सकते हैं। आखिर में उन्होंने नेहरू को समझाया कि हिंदी पट्टी में अरसे से सक्रिय रहे जेबी कृपलानी ही टंडन की काट हो सकते हैं। सरदार पटेल इस बात से हैरान थे क्योंकि नेहरू और पटेल पहले ही 5 जुलाई 1950 को देहरादून में कृपलानी के नाम पर चर्चा करके उनको खारिज कर चुके थे। पुरुषोत्तम दास टंडन को वल्लभ भाई पटेल और गोविंद वल्लभ पंत जैसे दिग्गजों का समर्थन हासिल था। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए तो पार्टी और जो प्रधानमंत्री का जो पद है, मतलब सरकार, उसमें थोड़ा सा खिंचाव और टकराव आने लगा। पुरुषोत्तम दास टंडन जो थोड़े से मतलब कांग्रेस में दक्षिणपंथी सोच के भी थे, वो चुनाव लड़े, और दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी वो चुनाव लड़े, और नेहरू का आचार्य कृपलानी की तरफ झुकाव था, ऐसा माना जा रहा था। 25 अगस्त 1950 को नेहरू और कृपलानी की बैठक हुई। बैठक के बाद कृपलानी ने पत्रकारों से नेहरू के रुख पर आभार व्यक्त किया। संदेश पहुंच चुका था कि ये कृपलानी टंडन नहीं बल्कि नेहरू पटेल के बीच का भी मुकाबला है। 29 अगस्त 1950 को 24 स्थानों पर मतदान हुआ। 1 सितंबर को गिनती हुई। टंडन 1306 वोट पाकर जीत गए। कृपलानी को 1092 और शंकर देव को 202 वोट मिले। जीत जो थे पुरुषोत्तम दास टंडन गए। अब जवाहरलाल नेहरू जो थे बहुत आहत हुए और उन्हें लगा कि उनकी बात का मान सम्मान कांग्रेस वालों ने नहीं रखा, तो वो उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा दे देंगे। तो ऐसे हालात बने तो टंडन से वो पार्टी नहीं चल पा रही थी, तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने त्यागपत्र दे दिया। और उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 51 से 55 तक वो खुद कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रहे। 1950 के चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समर्थित प्रत्याशी कृपलानी की हार हुई, तो इससे पहले कांग्रेस में अध्यक्ष पद का एक चुनाव ऐसा भी हुआ जिसमें महात्मा गांधी के समर्थित प्रत्याशी को हार मिली थी। तब सामने थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनावों को लेकर संग्राम कोई आज की बात नहीं है। सबसे चर्चित विवाद था 1939 का, जिसकी भूमिका बननी शुरू हो गई थी 1 साल पहले से, यानी 1938 से। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो महात्मा गांधी सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की पसंद नहीं थे। 1939 में फिर से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव तय किए गए। क्रॉसरोड्स बीइंग द वर्क्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस 1938-1940 किताब में छपे सरदार पटेल के एक बयान के अनुसार, जो उन्होंने 25 जनवरी 1939 को बारदोली में दिया था, महात्मा गांधी जब तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी में थे वो चाहते थे कि कोई नया अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी के कांग्रेस से हटने के बाद उन्होंने ऐसे मशवरे देने बंद कर दिए। 1939 में सरदार पटेल ने कहा कि वर्किंग कमेटी के तमाम सदस्य चाहते थे कि मौलाना आजाद अध्यक्ष बने, लेकिन मौलाना आजाद ऐसा नहीं चाहते थे। बारदोली में उसी महीने जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग में गांधी जी ने मौलाना आजाद को कहा था कि वो अध्यक्ष के लिए नामांकन करें, लेकिन आजाद नहीं माने। हालांकि कुछ वक्त के बाद मौलाना आजाद ने कहा कि वो गांधी जी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, इसलिए अध्यक्ष बनने को तैयार हैं।
ये वही वक्त था जब सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस को भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन पटेल मानते थे कि वो दोनों आजाद का नाम सुनकर नामांकन वापस ले लेंगे। लेकिन हुआ ये कि अंततः मौलाना आजाद ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ऐसे में महात्मा गांधी सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं की पसंद पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बने। तब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कई सदस्यों ने सुभाष चंद्र बोस से अपनी दावेदारी वापस लेने को कहा। सुभाष चंद्र बोस ने इस पर नाराजगी जताई। 29 जनवरी 1939 को आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई। सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले, जबकि महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट। जीत सुभाष चंद्र बोस की हुई। सुभाष चंद्र बोस को बंगाल, मैसूर, यूपी, पंजाब और तत्कालीन मद्रास से जबरदस्त समर्थन मिला। महात्मा गांधी ने कहा, मैं उनकी विजय से खुश हूँ। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपना नाम वापस ले लिया था। मैंने ही डॉक्टर पट्टाभी को चुनाव से पीछे न हटने की सलाह दी थी। ऐसे में ये हार उनसे ज्यादा मेरी है। इस हार से मैं खुश हूँ। अपनी किताब द कोएलिशन ईयर्स में प्रणब मुखर्जी लिखते हैं, हालांकि सीतारमैया को गांधी जी जैसे बड़े लीडर का समर्थन हासिल था, बोस युवाओं के बीच ज्यादा लोकप्रिय थे। बोस बड़े अंतर से चुनाव जीते, लेकिन इसने एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा कर दी। गांधी जी सीतारमैया की हार को अपनी हार मानने लगे। नेताजी बोस और महात्मा गांधी के बीच 30 के दशक में ये मनभेद कांग्रेस के इतिहास के लिए अच्छा नहीं था। इसके कुछ महीनों के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा देकर पार्टी से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। साथियों, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महामानव थे जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था, उनके पास विचार थे, विजन था, उनके नेतृत्व की क्षमता थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से नई पार्टी बना ली और कांग्रेस से उनकी राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई। अब एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ऐतिहासिक मोड़ पर है। पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और गांधी नेहरू परिवार ने इन चुनावों से खुद को अलग कर लिया है। कई नामों की दावेदारी के बाद ये चुनाव खड़गे वर्सेस थरूर है। वो दोनों को मिल के लड़ना है। हम दोनों एक ही घर के लोग हैं। जब एक ही घर के लोग हैं, एक दूसरे के खिलाफ कौन लड़ने का सवाल नहीं है। जैसे हमारे कांग्रेस का एक संविधान, और संविधान में जो लिखा है, प्रेसिडेंट तो किसी को रिपोर्ट नहीं करते। अब इन दो चेहरों में से जिसके नाम पर भी मुहर लगेगी, उसके हाथ में कांग्रेस ऐसे वक्त में आने वाली है जब कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर को देख रही है। ये तय है कि विरासत से इन दोनों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इन दोनों के सामने सिर्फ और सिर्फ इतिहास से ही सीखने का विकल्प होगा। अगर खारगे साहब जीते या मैं जीते, अंत में कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। ये चुनाव तो कांग्रेस की मजबूती के लिए है और मैं इसमें तो बिल्कुल लगा हूं। और आपको पता है कि 9 दिन बाकी है। इस 9 दिन में पूरा जितने भी लोगों से मिल सके, संपर्क कर सके, मैं कर रहा हूं। थरूर कुछ भी बोले, लेकिन ये सबको पता है कि अगर कांग्रेस के दिग्गजों ने पार्टी से किनारा नहीं किया होता, आवाज नहीं उठाई होती, तो लगाम गांधी परिवार के हाथों में ही होती। ये चुनाव न गांधी परिवार के लिए आसान है, न पार्टी के लिए। जैसे ही ये ऐलान हुआ कि चुनाव के जरिए अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और गांधी परिवार चुनाव से दूर रहेगा, कई चेहरे सामने आने लगे। सबसे ज्यादा ऊंचा अशोक गहलोत का नाम उछाला गया, लेकिन राजस्थान में सियासी बवाल के बाद गहलोत गायब हो गए। फिर मनीष तिवारी का नाम आया, दिग्विजय सिंह आगे आए, केसी वेणुगोपाल भी रेस में नजर आने लगे, लेकिन नामांकन तक सिर्फ 3 नेता रेस में टिके रहे। झारखंड के कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। केएन त्रिपाठी का नामांकन रद्द हो गया
बच गए सिर्फ दो, थरूर और खड़गे। कांग्रेस पार्टी ये तो आज की नहीं है, 138 इयर्स में सिर्फ 4 इलेक्शन हो गए। एक तो सुभाष चंद्र बोस का, एक तो अपना टंडन का, कृपलानी का, एक तो केसरी का, सीताराम केसरी का, चौथा श्रीमती सोनिया गांधी जी का। अब 5वां चुनाव मैं लड़ रहा हूं सबके ओर से। तो मेरा भी मकसद यही है कि कांग्रेस के उसूलों को कांग्रेस पार्टी कैसी लागू करे। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी को अब गांधी परिवार के बगैर आगे का रास्ता चुनना होगा। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस चुनाव में कौन किसके साथ खड़ा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावकों की लिस्ट में 30 बड़े नेताओं के नाम थे, लेकिन थरूर के प्रस्तावकों में से सिर्फ 9 नाम थे, वो भी वो जो लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी सीट तक हार चुके हैं। ए.के. एंटनी, अशोक गहलोत, अंबिका सोनी, अभिषेक मनु सिंघवी, अजय माकन, भूपिंदर हुड्डा, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी जैसे नेता खड़गे की तरफ खड़े थे, जबकि कार्ति चिदम्बरम, सलमान सोज, प्रवीण डाबर, संदीप सैफुद्दीन सोज जैसे नेता थरूर की तरफ खड़े थे। खड़गे 1972 से 2008 तक लगातार कर्नाटक के कलबुर्गी से विधायक बने। 2004 और 2009 में लोकसभा का चुनाव जीता। थरूर संयुक्त राष्ट्र से इस्तीफा देने के बाद 2009 में कांग्रेस से जुड़े और लगातार 3 बार तिरुवनंतपुरम से लोकसभा का चुनाव जीते। इस जीत में 2014 और 2019 के चुनाव भी शामिल हैं। जब देश में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई तो थरूर रिकॉर्ड मत से जीत गए थे। नॉमिनेशन से पहले G23 पूरी तरह से खड़गे के लिए एक्टिव हो गया था। ये वही ग्रुप है जिसने पार्टी लीडरशिप में बदलाव का मुद्दा उठाया था, और जब खड़गे के नाम पर मुहर लगी तो इस ग्रुप के सबसे मजबूत नेताओं में से एक आनंद शर्मा और मनीष तिवारी खुलकर खड़गे के साथ हो गए। थरूर मेरी शुभकामनाएं दी पर समर्थन नहीं दिया आप लोगों ने। अब वो तो अपने अपने सोच और निर्णय है। आपका ग्रुप का हिस्सा थे वो तो बहुत थे, वो तो इलेक्शन अथॉरिटी में भी बैठे हैं, वो तो मुकुल वासनिक भी थे, कई प्रस्तावक उसी का हिस्सा थे। कोई एक पार्टी में गुट नहीं था। हमने सुधार की बात की थी, सुझाव दिए थे, वो गुट नहीं था। थरूर ने ये फोटो तब शेयर की थी जब ये तय था कि थरूर के सामने दिग्विजय सिंह होंगे। फोटो को शेयर करते हुए लिखा था कि हमारे बीच प्रतिद्वंद्वियों जैसी लड़ाई नहीं है, बल्कि सहयोगियों के बीच दोस्ताना मुकाबला होगा। लेकिन जैसे ही दिग्गी रेस से बाहर हुए, चुनाव का माहौल बदल गया, तस्वीर बदल गई। सवाल है कि अब भी फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रहने के बाद अध्यक्ष पद छोड़ दिया, और उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के पद अलग अलग लोगों के पास जाते रहे। लेकिन एक राजनीतिक घटनाक्रम ने यह परंपरा ऐसे बदली कि दशकों तक प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष का पद एक ही व्यक्ति के पास बना रहा। 60 का दशक जब खत्म होने को था, तब कांग्रेस के अंदर मुख्य रूप से 2 गुट बन चुके थे। एक पुरानी कांग्रेस का, जिसमें के कामराज और निजलिंगप्पा जैसे नेता थे, तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के समर्थन वाले नेता थे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई। पुरानी कांग्रेस कांग्रेस ओ के नाम से रह गई, नई कांग्रेस कांग्रेस इंदिरा आर थी। पुराने और वरिष्ठ नेताओं से मतभेद और टकराव के चलते इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद का महत्व समझ में आने लगा था, और उन्होंने अपनी पसंद के लोगों को अध्यक्ष बनाना शुरू कर दिया। आपातकाल के दौर में जिस तरह कांग्रेस कमजोर हुई और विद्रोह के स्वर ऊंचे उठने लगे थे, संगठन और सत्ता पर पकड़ मजबूत रहे, इसलिए 1980 के दशक आते आते कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों इंदिरा गांधी हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी भी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों रहे। राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री और अध्यक्ष दोनों पदों पर रहे। सोनिया गांधी ने अध्यक्ष रहते प्रधानमंत्री पद से इनकार कर दिया। उसके बाद से परंपरा फिर से कायम हो गई। इस बार भी एक व्यक्ति एक पद की बात खुलकर सामने आई। A position, it's a historic position, and it's a position that
defines and has defined a particular view of India. The Congress President is not just an organizational post. The Congress President is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress President should remember that he represents a set of ideas, he represents a belief system, and he represents a vision of India. नया चुनाव दिलचस्प है। कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है। 2024 में सत्ता की लड़ाई फिर शुरू होगी। तब कांग्रेस का क्या रुख रहेगा और क्या रहेगी कांग्रेस के नए अध्यक्ष की भूमिका, ये कांग्रेस के लिहाज से बड़ी बात होगी। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।